हेलो बच्चों, नमस्कार। माई सेल्फ के सर, योर मैथमेटिक्स मेंटर एट एस एस अकेडमी। उम्मीद है कि आप लोग सब अपने घर पे सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग एंड स्वागत है आप लोग का एक हमारे और नए लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट मेजर के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, और इस टाइम्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनोसिटी के बारे में। ठीक है, कि जो मोनोटोनोसिटी होती है, तो ये बेसिकली मोनोटोनोसिटी का मतलब ये होता है कि इसका इंग्लिश मीनिंग आप लोगों को पता है। इसका मीनिंग ये होता है कि द वैल्यू अनचेंज्ड, या जो भी चीजें चल रही है उसमें कोई चेंजेस ना आए या कोई वेरिएशन ना आए, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक। तो बेसिकली इसका आसान भाषा में नाम दें तो दिस इज कॉल्ड आइदर इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस पार्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? लेट अस कंसीडर वन फंक्शन। ठीक है, लेट अस कंसीडर वन फंक्शन कुछ ऐसा। तो हमने एक फंक्शन ऐसा मान लिया। अब इस फंक्शंस में एक चीज देखने की कोशिश करते हैं। सपोज वी टेक 2 पॉइंट्स, वन एक्स कोऑर्डिनेट इज x1, ठीक है, और दूसरी पॉइंट्स लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस कोऑर्डिनेट ऑफ x इज x2, ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम ये जो फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है, ये फंक्शन क्या है? f ऑफ x है। अब हम बात करते हैं x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी इसको आप y1 बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको हम आप दूसरी भाषा में f ऑफ x1 भी बोल सकते हैं। और x2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी आप इसको y2 बोलो या बेसिकली f ऑफ x2 बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। अगर x2 x1 से ग्रेटर है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो क्या आप यहां पे f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्लियरली देख करके बता सकते हैं कि y की वैल्यू कौन सी बड़ी है? f ऑफ x2 बड़ी है या f ऑफ x1 बड़ी है? क्लियरली वी कैन से f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो अगर ऐसा सिचुएशंस बन करके आता है हमारे पास, यानी कि x2 इज ग्रेटर देन x1, देन f ऑफ x2 इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x1, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, और वाइस वर्सा। अगर f ऑफ x2 बड़ा है f ऑफ x1 से, देन x2 मस्ट बी ग्रेटर देन x1, तो इसको बोल देते हैं हम लोग दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? आगे आगे बढ़ती जाएगी। सपोज अगर हम एक और वैल्यू लेते हैं, लेट अस टेक वन अनदर वैल्यू, सपोज द वैल्यू बी x3। क्लियरली वी कैन से x3 इज ग्रेटर देन x2। अगर x3 x2 से बड़ा है, यहां पे क्लियरली x3 इज ग्रेटर देन x2, देन f ऑफ x3 मस्ट बी ग्रेटर देन x ऑफ x2, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं f ऑफ x3 की वैल्यू कहीं यहां पे आएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। आसान भाषा में इसको बोलने की कोशिश करें तो जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, y की भी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे x की तरफ कम होते जाएंगे, y की वैल्यू भी क्या होगी? कम होते जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, ये तो बच्चे आप लोग समझ गए, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें हम एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास सपोज एक और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास ये ग्राफ जो है, ठीक है, ये ग्राफ जो है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो आपने देख लिया। अब एक बात बताना बच्चों कि सपोज इसमें कोई भी रैंडमली एक पॉइंट चूज करते हैं। सपोज एक पॉइंट चूज करते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज x1, ठीक है। x1 पे इस कर्व पे y इक्वल टू fx जो फंक्शन है, इस फंक्शन के इस x1 कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, हम क्या करते हैं? एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप इस टेंजेंट लाइन की स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो जैसे कि क्लियरली वी कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग, आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विथ मेक्स विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये tan थीटा क्या होता है? दिस इज नथिंग बट दिस इज चेंज इन y बाई चेंज इन x, और चेंज इन y बाई चेंज इन x अगर इंस्टेंटेनियस हो जाए तो दिस इज कॉल्ड dy बाई dx। यानी कि अगर आप
यहाँ पे ध्यान से क्लियरली ऑब्जर्व करो तो दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होता है तो दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल होता है तो दिस कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 0 से π/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कर्व पे आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमेशा आपको जो स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू tan थीटा एक्यूट होगी यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी यानी ये पॉजिटिव होगी, tan थीटा पॉजिटिव यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव मींस dy/dx इज पॉजिटिव। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर जैसे जैसे x बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे y बढ़ते जा रहे हैं, इट मींस उस फंक्शन का dy/dx हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या आप यहां पर देख करके बता सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पर आपका स्लोप बनाने से, सॉरी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने से उस टेंजेंट लाइन का स्लोप नेगेटिव आ रहा है क्या? नहीं, कहीं नहीं आ रहा है। क्या कहीं आपको ऐसा दिख रहा है पॉइंट जहां पे स्लोप जीरो हो रहा है? स्लोप जीरो का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू जीरो, मतलब इट मींस कि किसका स्लोप जीरो होता है? जब तुम्हारे पास tan थीटा क्या हो जाए, जीरो। tan थीटा जीरो कब होती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो का मतलब क्या होता है? द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कोई भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, कोई भी टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, नहीं, इस केस में नहीं आ रही है। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका एक ही कंडीशन होता है, बच्चों याद कर लेना, dy/dx दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। उम्मीद है ये अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और इसको बेसिकली कई जगह पे हम लोग इसको इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन या सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो क्या होता है कि एक और हम ग्राफ लेने की कोशिश करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, एक और ग्राफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज आपके पास एक ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि आपने एक ग्राफ कुछ ऐसे लिया, यहां के बाद से क्या हुआ, वैल्यू कुछ कांस्टेंट हो गया, और इसके बाद से क्या हो गया, फिर ऊपर जाने लग गया। तो ये एक y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज दैट कि कोई आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग इंटरवल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज यहां पे हमने ले लिया x1, ठीक है, यहां पे ले लिया x2, ठीक है, ये पॉइंट पे हमने मार्क कर दिया दिस इज x3, और ये पॉइंट पे मार्क कर दिया x4, और ये पॉइंट पे मार्क कर दिया क्या, x5। तो अब क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि ऑब्वियसली y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, f ऑफ x ऑफ 1, ये आ जाएगी f ऑफ x2, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी f ऑफ x3। सिमिलरली दिस कम्स f ऑफ x4 भी यहीं पे आएगा, और ये आ जाएगी आपकी f ऑफ x5, दिस इज कमिंग आउट टू बी f ऑफ x5, ठीक है, और ये आ जाएगी f ऑफ x1। क्लियरली आपको दिख सकता है कि यहां पे x इक्वल टू 2, अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो इस केस में क्या हो रहा है कि f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस केस में देखते हैं कि x4 इज ग्रेटर देन, ठीक है, x4 इज ग्रेटर देन x3, बट हम ध्यान से देखेंगे तो x4 और x3 दोनों पे वैल्यू कहां आ रही है, f ऑफ x4 भी यहीं पे आ रही है और f ऑफ x3 भी यहीं पे आ रही है। हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x4 इज इक्वल टू f ऑफ x3। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वैल्यू तो बढ़ नहीं रही है, तो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट वैल्यू डिक्रीज भी नहीं कर रही है, वैल्यू क्या रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो अगर आपके पास कभी ऐसा कंडीशंस आ जाए जब आपका वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे x में बढ़ रहे हैं y वैल्यू बढ़ रही है, आगे चल करके कुछ कांस्टेंट हो जाए, फिर आगे वैल्यू बढ़ती रहे, फिर आगे चल करके कांस्टेंट हो जाए, फिर आगे वैल्यू बढ़ती रहे, तो इस केस में आप देख सकते हैं जहां जहां वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है वहां पे उसको बोल सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जहां पे वैल्यू कांस्टेंट हो गई है तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई है, तो क्लियरली यहां पे आप अगर स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहां पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। या वैसे भी स्लोप आप निकालने की कोशिश करेंगे तो दिस इज चेंज इन x बाई चेंज इन y बाई चेंज इन x, और चेंज इन x अगर दोनों बराबर है तो चेंज इन x क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहां पे स्लोप जीरो दिख रहा है।
तो हम यहां पे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए या बस ओनली इंक्रीजिंग की बात करें तो वहां पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं डी वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जहां जहां वैल्यू कांस्टेंट हो रही है वहां पे इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी और जहां जहां पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वहां पे क्या हो जाएगी, ओनली ग्रेटर देन 0 की काम करेगी। ठीक है, तो ये बच्चे समझ में आ गए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड दिस इज द नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन और सिंपली वी कैन से इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा देख लेते हैं। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा देख लेते हैं। वन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन? लेट अस अज्यूम वन कर्व। ठीक है, एक कर्व की बात कर लेते हैं और ये कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। सपोज आपके पास कुछ कर्व इस तरीके से दिख रही है कि कर्व आपकी कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, ऐसी हो गई तो अज्यूम y इक्वल टू एफ एक्स, लेट अस से दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। ये ग्राफ हो गई y इक्वल टू एफ एक्स की। यहां पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज ये हो गई आपकी x1 और ये हो गई आपकी पॉइंट x2। ठीक है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल करके आएगी दिस इज f ऑफ x1। ठीक है, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल करके आएगी दिस इज f ऑफ x2। तो क्लियरली हम यहां से देख सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, x2 x1 से बड़ा है और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में क्या कमेंट कर सकते हैं हम लोग, यहां पे देख सकते हैं f ऑफ x2 जो है, ठीक है, ये नीचे है f ऑफ x1 से, तो f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। अगर हम जैसे जैसे x में या आसान भाषा में इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ रहे हैं y की वैल्यू और छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो y की जैसे जैसे x में हम बढ़ते जाए y की वैल्यू छोटी होती जाए तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए डिक्रीजिंग फंक्शन में थोड़ा सा कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं। सपोज डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमने जो बनाया है ये वाला, ठीक है, सपोज हमने जो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई भी पॉइंट, लेट अस अज्यूम एनी जनरल पॉइंट, सपोज ये जनरल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट, तो यहां पे अगर जनरल पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहां पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पे हम कोशिश करते हैं एक टेंजेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? टेंजेंट। सपोज इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करें, ठीक है, या अगर ये टेंजेंट है तो क्या इस स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? फिर से वही बताने की कोशिश करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है? ये थीटा इज द एंगल विथ मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो थीटा है क्लियरली वी कैन से दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो बाय डिफॉल्ट ये कहां से ऑब्ट्यूस एंगल 0 से पाई, दिस इज पाई बाई 2, ये किस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वी नो tan थीटा इज नेगेटिव। यानी कि हमें वैल्यू तो नहीं पता बट साइन जरूर पता है कि ये वैल्यू इस पर्टिकुलर ये इसका स्लोप, ठीक है, इसका स्लोप इस पर्टिकुलर एंगल के लिए दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, और ध्यान से देखें तो tan थीटा क्या होता है? ठीक है, tan थीटा कुछ नहीं होता है या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं tan थीटा इज अगेन चेंज इन y बाई चेंज इन x। ठीक है, एंड चेंज इन y बाई चेंज इन x इज नथिंग बट दिस इज dy बाई dx। तो ये तो एक पॉइंट उठा कर देखें। दूसरा पॉइंट पे भी अगर आप स्लोप बना करके देख लें, सपोज यहां पे एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट निकालने की कोशिश करते हैं और इस टेंजेंट की भी एंगल देखो तो दिस इज आल्सो एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड सिंस दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल दिस कम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट if the theta from second quadrant then the tan theta is negative. Tan theta is negative means slope of the tangent is negative. Slope of the tangent is negative means dy by dx is negative. तो क्या हम यहां से एक इंफॉर्मेशन निकाल करके लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका dy by dx क्या होगा? हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा एंड दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इसके आगे जस्ट नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको आसान भाषा में दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो इसका आप ग्राफ बना सकते हैं कि लेट अस अज्यूम वन कर्व। ठीक है, जो कर्व कुछ इस तरीके से चल रही है। ठीक है, कि ऊपर से पहले डिक्रीज कर रही है, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर और डिक्रीज कर रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। सपोज लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज x1, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज x2,
दिस पॉइंट इज x3, दिस इज x4, ठीक है, और ये क्या हो गया, दिस इज x5। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी f ऑफ x1, दिस इज कमिंग आउट टू बी f ऑफ x2, और ये क्या हो गई आपकी f ऑफ x3, और f ऑफ x4 भी यहीं पे आएगा, ठीक है, f ऑफ x4 भी यहीं पे आ रहा है। और हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x5 कहां पे आ रही है, तो ये f ऑफ x5 कहीं यहां पे आ रही है। तो क्लियरली यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं बच्चों, यहां पे जरा सा ग्राफ देख करके बताओ, f ऑफ x2 कहां है, नीचे है, और f ऑफ x1 कहां है, ऊपर है, तो दिस इज f ऑफ x1 इज ग्रेटर। तो यानी कि x2 अगर x1 से बड़ा है तो ये छोटा हो गया, तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और क्लियरली दिख रहा है कि x1 से x3 तक ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। बट x3 और x4 की बात करते हैं, क्लियरली x4 इज ग्रेटर देन x3, बट f ऑफ x4 इज इक्वल टू f ऑफ x3। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये फंक्शन ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया है। तो अगर आपके पास, और उसके आगे देखो, जैसे फिर x5, x बढ़े, y की वैल्यू घट गई, तो यानी कि अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जब या तो x घटे और कुछ इंटरवल के लिए जाकर के कांस्टेंट हो जाए, फिर आगे घटे, फिर कुछ इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो जाए, फिर घटे, तो दिस इज कॉल्ड योर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, सॉरी नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन कभी इंक्रीज नहीं कर रहा है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे ये डेरिवेटिव क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज द बेटर वे टू से, ठीक है। और इसकी कंडीशन हमें अगर लगानी हो तो क्या लगाएंगे, dy बाई dx, ठीक है, ग्रेटर देन, तो सॉरी dy बाई dx क्या लगाएंगे, dy बाई dx लेस देन, तो जीरो तो होगा ही होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, और कहीं कहीं पे जीरो हो रही है तो इसलिए ग्रेट लेस देन इक्वल टू जीरो लगा देते हैं। बस इतनी सी कहानी है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ ऐसे फंक्शन की, ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस की बात कर लेते हैं जो एक ही फंक्शन कुछ समय के लिए इंक्रीज कर रहा हो और कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो रहा हो, कुछ समय के लिए डिक्रीज कर रहा हो, तो उस फंक्शंस को क्या बोल देते हैं। सपोज ऐसे इंक्रीज किया, ठीक है, फिर डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज किया। तो अब ध्यान से देखो, अगर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, ठीक है, एंड दिस इज x5। तो बच्चों यहां पे क्लियरली देख करके बताओ कि ये फंक्शन अगर हम बात करेंगे x1 से लेकर के x5 तक, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि ये फंक्शन चार जो पार्ट पढ़े हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसमें से कोई बोल सकते हैं क्या इसमें से। देखो ये बढ़ रहा है, x1 से x2 तक क्या हो रहा है, x1 से लेकर के x2 तक ये फंक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। फिर x2 से x3 तक क्या हो रहा है, x2 से लेकर के x3 तक क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहे हैं y घटते जा रही है। x3 से लेकर के x4 तक ये फंक्शन क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। और फिर x4 से लेकर के x5 तक ये फंक्शन क्या हो जा रही है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यानी कि अगर कोई आपसे बोले कि x1 से लेकर के x5 तक फंक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, तो इस फंक्शन को कुछ नहीं बोल सकते हैं, ना तो इसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, ना तो डिक्रीजिंग, ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, इस x1 से x5 के बीच में अलग अलग इंटरवल में जरूर बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें कांस्टेंट है, और इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। या यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक बोल सकते हैं दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन हमने देखा है, dy बाई dx इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो या तो लेस देन आ रही है डेरिवेटिव, या तो इक्वल टू जीरो आ रही है। या हम क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन के लिए, क्या बोल सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक बोल सकते हैं दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन का जो कंडीशंस होता है dy बाई dx इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो यहां से देख रहे हैं कि यहां से या तो जीरो के बराबर है dy बाई dx या जीरो से बड़ा है। तो चलो ये सब तो हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। अब देखते हैं कि सर इसमें क्वेश्चंस कैसे करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेंगे, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस में हमेशा आपसे पूछेगा कि किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए,
किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर हम यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, हम बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अगर कहीं इंक्रीजिंग लिखा है तो आप लोग उसको कंसीडर कीजिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर हम इंक्रीजिंग और अच्छा ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो उसमें दो कंडीशंस होते हैं। एक होता है कि इंक्रीजिंग, ठीक है, या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। एक होता है एट, ठीक है, पहला होता है एट ए इज अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे पता करते हैं कि इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीजिंग कर रहा है। और दूसरा होता है ऑन इंटरवल, ठीक है, ऑन इंटरवल, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2x², ठीक है, माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 4। ये एक फंक्शन है। अगर आपसे पूछ दे, दो कंडीशन पूछ सकता है, तो पूछे कि फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस इज इंक्रीजिंग एंड फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस इज डिक्रीजिंग। तो हमें पता है कि अगर आपसे पूछे इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन लगानी होती है, dy/dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और पूछे डिक्रीजिंग के लिए तो हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ती है, dy/dx, ठीक है, मस्ट बी लेस देन 0। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं। तो f डैश x की जो वैल्यू आ रही है निकल करके हमारे पास, देखो बच्चों, f डैश x की जो वैल्यू निकल करके आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4x माइनस 3, ठीक है। तो ये dy/dx की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4x माइनस 3 इज पॉजिटिव, x इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन, ठीक है, 4x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3/4। यानी कि x की इस वैल्यू के लिए, x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। और हम बात करते हैं डिक्रीजिंग के लिए, तो दिस इज 4x माइनस 3 इज लेस देन 0, और यहां से आ जाएगी 4x इज लेस देन 3 और x इज लेस देन 3/4, एंड ये वैल्यू आ गई इसके लिए डिक्रीजिंग। और सिंपली वी कैन से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3/4 तक। अब रही बात कि सर ये पॉइंट पे कैसे बात करते हैं, तो सपोज आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता था कि आप बताओ कि f ऑफ 2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, f ऑफ, ठीक है, f ऑफ 1 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, f ऑफ 0 पे, ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये पॉइंट पता करने के लिए अगर आप इंटरवल निकाल लिए तो पॉइंट पे तो बता ही सकते हो। अगर बस पॉइंट पे पूछा है तो इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सपोज f ऑफ a पे निकालना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सॉरी, अगर आपको x इक्वल टू a पे निकालना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो सिंपली f डैश a, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन बिकम्स इंक्रीजिंग, और f डैश a अगर ये नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन बिकम्स योर डिक्रीजिंग। तो जैसे कि 0, तो 0, f डैश 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो f डैश ये आई है आपकी, और f डैश x पे जैसे 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा -3, और ये क्या है, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, दिस इज नेगेटिव। तो f डैश 0 इज नेगेटिव, ठीक है, f डैश 0 की बात करते हैं, ठीक है। तो f डैश 0 इज नेगेटिव, यानी कि 0 पे क्या बोल देंगे, 0 पे फंक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और वैसे भी आपको दिख रहा है 0 किस इंटरवल में आ रहा है, 0 इस इंटरवल में आ रहा है, तो 0 क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अच्छा, f डैश 2, तो f डैश 2 की बात करते हैं, तो 4 2 जा 8 माइनस 3 दैट इज 5। हमें नंबर से मतलब नहीं है, दिस इज पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 2। और वैसे भी दिख रहा है कि 2 किस इंटरवल में आ रही है, इस इंटरवल में आ रही है, और ये इंटरवल किसका है, दिस इज द इंटरवल फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां से भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसको। और सिमिलरली 1 की बात करते हैं, तो 1 भी इसी इंटरवल में आ रहा है, तो f डैश 1 भी रखेंगे तो आई थिंक इट मस्ट बी पॉजिटिव। लेट अस चेक, f डैश 1 रखेंगे तो दिस इज 4 माइनस 3 इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो f इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1। तो आई थिंक कि आप लोग को यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट पॉइंट और एट इंटरवल दोनों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया चल गया होगा। तो लेट अस सी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो
फर्स्ट क्वेश्चन से आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि सारे क्वेश्चन हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल पे बात करेंगे। तो फाइंड द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स जो वैल्यू आ रही है दिस इज 2x माइनस 5, ठीक है। तो हम a की बात करते हैं, a यानी a बोले तो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। यानी dy बाई डी एक्स क्या आई है आपकी, ये आई है 2x माइनस 5, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहां से आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 5/2। तो इंक्रीजिंग का रेंज ये आ गया। और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो dy बाई डी एक्स हमें कंडीशन पता है कि दिस मस्ट बी लेस देन 0। तो ये आ जाएगी आपकी 2x माइनस 5 इज लेस देन 0, और यहां से आ जाएगी x इज लेस देन 5/2। तो दोनों की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, या चाहो तो इसको आप x बिलोंग्स टू 5/2 से इंफिनिटी, और ये हो जाएगी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 5/2। एक तरीका और है बच्चों, ये तो आप बोर्ड में ऐसे लिखोगे, ठीक है। और एक तरीका और है कि जहां भी आप f डैश x निकालो, ठीक है, f डैश x जहां भी निकालो, ठीक है, तो इसको एक बार आप 0 से इक्वेट कर लेना, ठीक है। जो भी डेरिवेटिव है इसको आप 0 से इक्वेट कर लेना, क्योंकि ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगा। आगे चल करके पता चलेगा कि f डैश x जहां जहां 0 होती है या अनडिफाइंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। जहां जहां f डैश x 0 होती है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, एंड जहां जहां अनडिफाइंड हो जाती है उसको भी ऐड कर देंगे तो सारे पॉइंट्स मिलकर के बन जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड ही कोई वैल्यू क्या कर सकता है, अपना साइन अपना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो नेचर है उसको चेंज कर सकता है। जैसे कि ये ग्राफ से देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि ये देखो, ये अगर मान लेते हैं कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऑफ कोर्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर x1 से x5 की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे शार्प एजेस नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ पे कुछ ऐसा है, मान लेते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, आगे जाकर के 0 होगा, फिर अपना वैल्यू क्या हो रही है, चेंज कर रही है, फिर आगे आकर के क्या हो रही है, कांस्टेंट, ये 0 हो रही है, ठीक है। तो 0 पे तो कोई बात ही नहीं करेंगे। तो ये तो जैसे डिक्रीज कर रहा था तो अभी तो इंक्रीजिंग नहीं हुआ है ना, 0 पे ही चल रहा है, फिर उस 0 के बाद फिर से ये इंक्रीज हो गया है। तो इसलिए हमें सबसे पहले कोशिश करेंगे कि f डैश 0 कहां हो रही है वो वैल्यू पता कर लें। तो यहां पे देखो दिस इज 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x इज कमिंग आउट टू बी 5/2। तो x इक्वल टू 5/2 जैसे हमारे पास ऑप्शंस आया तो हम इसको नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। तो ये आ गई आपकी 5/2, एक हो गई प्लस इंफिनिटी, एक हो गई माइनस इंफिनिटी। अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू सोच लो जो तुम्हारे पास फेवरेबल वैल्यू लगे, लाइक 3, सपोज 3 सोच लेते हैं, ठीक है, 3 सोच लेते हैं। तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 को इस वैल्यू में रख के चेक करेंगे, ठीक है, f डैश पे, ठीक है। ये f डैश x का साइन स्कीम बोल सकते हैं, या f डैश x का वेवी कर्व मेथड से इसको सॉल्व करने का तरीका बोल सकते हैं। तो इसमें हम 3 का वैल्यू रख के चेक करेंगे कि ये वैल्यू का साइन क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जैसे आप रख के चेक कर लो, 3 2 6 - 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, तो प्लस मार्क कर देंगे, ठीक है। 1 करो, 2 करो, 3 करो, और इस रेंज में अगर कोई वैल्यू सोच लो आप, सपोज 0। तो अगर 0 अगर सोच लेते हैं तो 0 को इसकी जगह पे पुट करेंगे तो दिस इज 0 - 5, दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे देख लो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव कहां आ रही है, dy बाई डी एक्स नेगेटिव कहां आ रही है। तो जहां पॉजिटिव आ रही है दिस इज द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, और जहां नेगेटिव आ रही है दिस इज द इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया है तो ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी f डैश x इक्वल टू 3x², ठीक है, माइनस 42x प्लस 36, कुछ ऐसा आ गया। और क्या कर सकते हैं, और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यस वी कैन टेक कॉमन 3 से x²। तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x प्लस 1 इंटू 2, ये कुछ ऐसा आ रहा है क्या, 21 42 36, सही है। यहां तक पहुंच गए हम, तो b² माइनस 4 सही है। और क्या कर सकते हैं,
ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको करना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग की बात करते हैं, अगर हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो हमें चाहिए dy बाई dx पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो ये देखो अभी तक तो हम लोग लीनियर को सॉल्व किया है, अब हमें क्वाड्रेटिक को इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्या हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? एक बार चेक कर लो बच्चों कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा नंबर जिसका सम -14 हो रहा हो और प्रोडक्ट 12 हो रहा हो। 6 और 2 रखेंगे तो पॉसिबल तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 6 और 2 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। 12 को फैक्टराइज कर लो एक बार, ठीक है। तो 6 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, और 4 और 3 ये 7 आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं हो पा रही है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। बेसिकली डायरेक्ट इसका रूट्स निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12, ठीक है, ये कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, तो x इज कमिंग आउट टू बी 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 196, दिस इज कमिंग आउट टू बी 196। तो ये आ जाएगी आपकी 196 माइनस 4ac 48, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू बन करके आ रही है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये x इक्वल टू आ जाएगी 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू क्या बन करके आएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दिस इज गोइंग आउट टू बी 8, और 8 में से जाएगा तो 4 हो गया, 1 आ गया, 148। ये बहुत अजीब सा वैल्यू आ रहा है। तो इसको 2 से, इसको 4 से कर सकते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बन करके आ रही है, x इक्वल टू 14 प्लस माइनस 2 रूट 37, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चंस में कुछ गलती हुआ होगा, ठीक है, तभी ये फेवरेबल वैल्यू बन करके नहीं आ रही है। बट हमने ये क्वेश्चंस जैसा भी है, फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो प्रॉपर मेथड है सॉल्व करने का, उस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। तो x की जो दो वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगी 7 प्लस माइनस रूट 37, ठीक है, और बाई 2, ये कट जाएगा, ठीक है। तो x की इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, तो 3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये आ जाएगी एक x प्लस, ठीक है, सॉरी, एक आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये फेवरेबल वैल्यू नहीं बन करके आई, x माइनस, और ये क्या बन करके आ जाएगी 7 प्लस रूट 37, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी x माइनस 7 माइनस रूट 37, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, बच्चों ध्यान से देखो, अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, ये या तो यहाँ पे 0 हो रही है या तो यहाँ पे 0 हो रही है। तो एक वैल्यू आ रही है आपकी 7 माइनस रूट 37, और एक वैल्यू आ रही है आपकी 7 प्लस रूट 37, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही किया है या नहीं किया है। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, सही है, ये तो सही है, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 42 एंड दिस इज 36, सही है। और ये ऑफ कोर्स इन्फिनिटी है, ये ऑफ कोर्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। तो अब सोच लें हम, कोई भी f डैश x जो हमारा बन करके आया है, ये आपका f डैश x आया है, ठीक है, ये आपका f डैश x आया है। तो इस रेंज में कोई एक वैल्यू सोचते हैं हम 7, और ये 6 प्लस समथिंग होगा, तो 6 प्लस समथिंग और प्लस 7, तो 13 प्लस समथिंग आ रहा होगा। तो 15 रख के चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 15 रख के चेक कर लेते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इज 225, और 15 इंटू 15, ऑब्वियस ही बात है कि 15 इंटू 15 मस्ट बी ग्रेटर देन 14 इंटू 15 से, और ये पॉजिटिव आ गई और प्लस में 12 पॉजिटिव है ही, तो ये वैल्यू क्या आ रही होगी, प्लस आ रही होगी। इसके बीच में एक वैल्यू आ रही होगी क्या, जैसे कि 7 माइनस 6, तो ये 1 पॉइंट समथिंग, 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, और 4 और 12 16,
और 2 रखेंगे तो ये -28 आ रहा है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। और 0 रख लेते हैं, इस साइड कहीं 0 आ रहा होगा, जैसे 0 रखेंगे तो पॉजिटिव आ जा रहा है, तो इसको हम प्लस मार्क कर देंगे। अब देख लो कि जो f डैश x का जो हम साइन स्कीम बनाए हैं, कहाँ कहाँ प्लस आ रही है, कहाँ कहाँ माइनस आ रही है। जहाँ जहाँ प्लस आ रही है वो आपकी प्लस इंक्रीजिंग के लिए हो गई, जहाँ जहाँ माइनस आ रही है वो डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 7 माइनस रूट 37, ठीक है, यूनियन और भी है 7 प्लस रूट 37 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और डिक्रीजिंग की बात करते हैं, डिक्रीजिंग का आंसर क्या हो जाएगा, तो दिस x बिलोंग्स टू, ठीक है, 7 माइनस रूट 37 से लेकर के 7 प्लस रूट 37 तक। तो दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f कुछ दिया हुआ है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर से वही कहानी, सबसे पहला काम जो हमारा है f डैश x निकालना। जैसे f डैश x निकालते हैं, दिस इज 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस और 1/3 इंटू 3 एक्स टू द पावर 2। यहां से 3 विल बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है। और कुछ और कॉमन ले लेते हैं, f डैश x की जो वैल्यू बनकर के आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनकर के आ जाएगी आपकी 4 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये बनकर के आ गई। अब देखो हमें फिर से वही कहानी करना है कि डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव हो रही है, कहाँ नेगेटिव हो रही है। तो हम पता करते हैं, अभी भी बताया है बच्चों कि जो भी आपकी f डैश x आए तो वो सारी वैल्यू निकाल लो जहां पे या तो ये 0 हो रही है या जहां पे ये अनडिफाइंड हो रही है। तो 0 कहां कहां पे हो रही है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये f डैश x की जो वैल्यू है ये 0 कहां कहां पे हो रही है, एक तो 0 हो रही है 0 पे, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म 0 हो रही है 1/4 पे। 4x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करना, x की वैल्यू आ जाएगी कहां पे 0 हो रही है, तो 1/4 पे 0 हो रही है, तो एक हो गई आपकी 0 और एक हो गई आपकी 1/4। और ऑब्वियस सी बात है ये प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी। अब इस पे हम मार्क करने की कोशिश करते हैं कि इस इंटरवल में कोई एक नंबर सोचो, लेट अस अज्यूम द नंबर बी 1 को रख के चेक करते हैं, दिस इज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 4 माइनस 1 इज 3, दिस इज पॉजिटिव। 0 से 1/4 के बीच में कोई नंबर रख के सोचो, 0 से 1/4, 1/4 इज 1/8 आएगा, तो 1/8 रखते हैं तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। 1/8 रखते हैं तो 4 इंटू 1/8, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/2, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 एंड दिस इज नेगेटिव। और 0 से कोई छोटा -1 रख के चेक करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, और -4 माइनस 1 -5, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो ये देख लेते हैं बच्चे कि ये फंक्शन ऑफ कोर्स यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो आंसर आएगी ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आंसर क्या आ जाएगी, f डैश x मस्ट बी पॉजिटिव, और f डैश x पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू 1/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और b की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो f डैश x मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, ठीक है, यूनियन 0 से लेकर के 1/4। बच्चों एक चीज और ध्यान दो, अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि फाइंड द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, क्या बोल देता, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग। तो नॉन इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या बताए थे, वो वैल्यू लिखना है जहां पे आपका dy/dx क्या हो रहा था, dy/dx जो था इंक्रीज तो नहीं कर रहा था, इंक्रीजिंग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू या तो फंक्शन की वैल्यू या तो डिक्रीज करेगी या 0 के बराबर हो जाएगी उसका f डैश, ठीक है। मतलब फंक्शन की वैल्यू या तो डिक्रीज करेगी या तो कांस्टेंट हो जाएगी, जहां कांस्टेंट होगी वहां पे क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, एक को क्लोज देंगे और फिर यूनियन 0 से 1/4। और ध्यान से देखो तो सारे इंटरवल कवर हो रहे हैं, तो इसको हम दूसरी तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1/4। तो छोटी सी चीजें हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी आपको परेशान कर सकते हैं। या द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा से चेंजेस कर लेना बच्चों, यहाँ पे आई थिंक कि यहाँ पे प्लस होनी चाहिए,
ठीक है, दिस इज प्लस। तो करना कुछ नहीं है, वहीं जैसे एफ एक्स दिया है तो हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो लेट अस चेक कि एफ डैश एक्स क्या आ रही है। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमें कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, कोसेंट रूल यूज करना पड़ेगा। तो कोसेंट रूल में हमें पता है दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, ऊपर में डेरिवेटिव एक्स का करेंगे तो दिस इज 1, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे हम कांस्टेंट, माइनस एक्स को रखेंगे कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। 1 का डेरिवेटिव इज 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बन करके आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसे बन करके आ जाएगी, ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी बन करके आ गई एफ डैश एक्स। अब पता करो कि ये कहां कहां पे जीरो हो रही है या अनडिफाइंड हो रही है। जीरो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है जहां जहां न्यूमरेटर जीरो होगा, अनडिफाइंड मतलब जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो देखते हैं यहां पे, तो एक तो जीरो हो रही है यहां से x इक्वल टू -1 पे, और यहां से जीरो हो रही है x इक्वल टू 1 पे। ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि 1 इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं बच्चों, नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, 1 -1 हो गया, ये 1 हो गया। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, नंबर लाइन का मतलब ही होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। अब हमें वही कहानी फिर से, ये ग्राफ किसकी बन गई है, आपकी एफ डैश एक्स की बन गई है। बस अब साइन से पता कर लो कि कहाँ पॉजिटिव हो रही है कहाँ नेगेटिव हो रही है। जो बच्चे बोर्ड ले, देखो ये वीडियो मैंने बना रहा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके लिए वेवी कर्व मेथड को डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू को रख करके ही निकाल सकते हैं। हाँ, जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपके, जब क्वेश्चंस लेंगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए, तो वहां पे वेवी कर्व मेथड को जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत खतरनाक से आपके इक्वेशंस बन के आ जाते हैं, बहुत खतरनाक से आपके इंटरवल बन करके आ जाते हैं। तो वहां पे वेवी कर्व मेथड थोड़ा सा आपको क्विक सॉल्व करने में हेल्प भी करता है। तो यहां पे देख सकते हैं 1 से कोई बड़ा वैल्यू रखते हैं, 1 से बड़ा वैल्यू, लेट अस अज्यूम 2, तो 2 को रखते हैं इधर कहीं, तो 2 को सोचते हो तो दिस इज पॉजिटिव, 1 माइनस 2 इज नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, नेगेटिव मार्क कर लो, ठीक है। इसके बीच में एक जीरो, तो नीचे के बारे में तो सोचना ही नहीं है क्योंकि नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जीरो रख के चेक कर लेते हैं, तो जीरो रखेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 1, 1 इंटू 1 इज पॉजिटिव, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। -1 से छोटा सोचो क्या होगा, -1 से छोटा क्या हो रहा है बच्चों, -1 से छोटा -2 रखते हैं, तो 1 माइनस टू इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव आ रही है, और माइनस ऑफ -2 ये आ जा रही है -2 रखेंगे, सपोज -2 रख रहे हैं, ठीक है, तो माइनस ऑफ -2 इज 2 माइनस ऑफ पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ रही है और ये पॉजिटिव आ रही है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। क्लियरली आपको यहां से दिख गया होगा बच्चों। इंक्रीजिंग पूछा है, ए इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का इंटरवल कौन सा है, तो क्लियरली वी कैन से x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। और बी की बात करते हैं डिक्रीजिंग की, ठीक है, डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, एफ डैश एक्स मस्ट बी नेगेटिव, और नेगेटिव की इंटरवल कहां से कहां तक है बच्चों, तो x बिलोंग्स टू बोलो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, ठीक है, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। फिर से सिली मिस्टेक, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स जो भी दिया है, अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जिक्र किया हुआ है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव निकाल लें। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स, सही है, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पे लगाना पड़ेगा कोसेंट रूल। तो दिस इज 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सही है, 2x का डेरिवेटिव इज 2 एंड 2 प्लस एक्स रिमेन्स कांस्टेंट, माइनस 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1, और 2x को रखेंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट,
ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये आ रही है 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ये आ जाएगी 4 और ये आ जाएगी +2x। तो +2x यहां से आ रही है और -2x यहां से आ रही है, तो ये दोनों आपस में हो जाएगी कैंसल्ड और ये हो गई आपकी 4 डिवाइडेड बाई 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां तक पहुंच गए। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स निकालने के लिए नीचे से एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो जैसे एलसीएम लेते हैं तो नीचे एलसीएम में बन करके आ जाएगी यहाँ पे 1 + x और यहाँ पे बन के आ जाएगी 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इज 4 + x² + 2x, ठीक है। इसको ओपन कर दिए हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 और आ जाएगी -4x, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, लेट अस सी कि ये क्या बन करके आ रही है। तो और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या बन करके आएगा, -4x x², ये -4 + 4 विल बी कैंसल्ड आउट, दिस इज कमिंग आउट टू बी x² और -4x + 2x, दिस इज -2x, ठीक है। और नीचे में आ गई आपकी 1 + x, ठीक है, और ये आ गई आपकी 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लास्ट में फाइनली सुंदर सा इक्वेशंस बना करके लिख सकते हैं। x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगी x - 2 और नीचे में आ जाएगी आपकी 1 + x, ठीक है, और इनटू 2 + x का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशंस बन करके आ गई, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये कहां पे इंक्रीज, मतलब कहां पे पॉजिटिव हो रही है, कहां पे नेगेटिव हो रही है। तो कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव पता करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि सबसे पहले पता करें कि ये जीरोज या नॉट डिफाइंड कहां कहां पे हो रही है, ठीक है। तो जीरोज कहां कहां पे हो रही है, तो जीरोज एक तो x = 0 पे हो रही है, देख लो x = एक तो 0 पे हो रही है। यहां से बात करते हैं 0 तो x = 2 पे हो रही है। अनडिफाइंड की बात करते हैं, नॉट डिफाइंड, तो यहां पे x = -1 पे हो रही है और ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकती है, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकती है। तो अब इस पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कर्व बनाने की कोशिश करते हैं साइन स्कीम रूल से। ये +∞, ये -∞, इसको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करो तो दिस इज -1 और दिस इज 0 एंड दिस इज 2, ठीक है। और अब हम वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, 2 से कोई बड़ा वैल्यू रख के सोचो, थोड़ा फास्ट रख के सोचते हैं। 3, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन मार्क कर देंगे। 0 से 2 के बीच में कोई नंबर सोचो, लेट अस अज्यूम 1 इज पॉजिटिव, यहां रखेंगे 1 पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, इसके बारे में तो जिक्र करना ही नहीं है। और 1 - 2 इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव सबको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। -1 से 0 के बीच में कोई नंबर सोचते हैं तो -½ तो -½ दिस इज नेगेटिव, -½ दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया और 1 - ½ इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। सिमिलरली -2 रख के चेक कर लेते हैं, -2 तो -2 इज नेगेटिव, ठीक है, -2 रखेंगे तो ये भी आपका नेगेटिव बन जाएगा। और नीचे की बात करते हैं तो -2 x की जगह पे रखेंगे तो 1 - 2 ये भी आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो ओवरऑल 3 नेगेटिव आ रहे हैं तो ये आपकी नेगेटिव बन जाएगी। तो यहां से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं a। इंक्रीजिंग के लिए जो x की वैल्यू हो जाएगी, x कहां से कहां तक वेरी करेगी, -1 से लेकर के 0 तक, ठीक है, -1 से लेकर के 0 तक, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। वेरी गुड। और b की बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग के लिए, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगी, ऑफ कोर्स ये f डैश x क्या होता है, <0 और ये होता है f डैश x <0। तो ये हो जाएगी आपकी -∞ से लेकर के -1 तक, ठीक है, यूनियन, और ये हो जाएगी आपकी 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी काफी आसान लगा होगा और आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस ट्राई देन अनदर क्वेश्चन। देखने से तो ये भी बहुत खतरनाक लग रहा है, बट है बहुत आसान, सिंस ये पोलिनोमियल पार्ट से है तो इसका भी डेरिवेटिव बहुत ही आसान ही आएगा। तो लेट अस चेक इसकी डेरिवेटिव क्या आ रही है। तो f डैश x इज कमिंग आउट टू बी 4, यानी कि 4 को बाहर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगी 12/10
एक्स टू द पावर 3, ठीक है, माइनस 12/5 एक्स टू द पावर 2, और ये आ जाएगी माइनस 6x, ठीक है, और प्लस 36/5, ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा। कुछ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सब में से कॉमन आ रहा है 6, एक तो कॉमन 6 आ रहा है, और इसको काट देते हैं ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगी और यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 भी ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स में से एफ डैश एक्स को 6/5 को कॉमन ले लेते हैं। तो लेट अस सी कि क्या हमारे पास बन रही है, क्यूबिक इक्वेशंस बन रही है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x टू द पावर 3, ठीक है, ये बन जाएगी माइनस 6 2x², ठीक है, और सिंस यहाँ पे 5 लिए हैं तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी माइनस 5x, सही है, और प्लस 6, कुछ ऐसा आ जा रहा है, सही है, आई थिंक कि ये सही है। यहां पे हमारे पास एफ डैश एक्स बनकर के आ गई क्यूबिक। तो हम इसको डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करने के लिए, क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए आप लोग 9th 10th से ही सीखते आ रहे हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके पहले एक इसके फैक्टर पता करते हैं। तो फैक्टर पता करने के लिए पता करो कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिसको रखने से ये 0 बन रही है। तो हिट एंड ट्रायल में सबसे पहले 1 +-1 +-2 यही वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो लेट अस चेक विद द वैल्यू ऑफ +1, ठीक है। तो +1 रखते हैं तो 1 और 6 7 और -7 0। अच्छा, 1 रखने पे 0 हो जा रही है, तो x - 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। x - 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6/5 और x - 1 एक इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसके क्वोशिएंट क्या आएंगे, हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, हमें पता है कि कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप लोग इसको लॉन्ग, जिन बच्चे को नहीं आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना कि यहाँ पे जो ये है x की पावर 3 -2x², ठीक है, -5x + 6, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से x - 1 से डिवाइड करना, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आएगा यहाँ पे x² आएगा, ठीक है, x² आ गया यहाँ पे, और ये तो x² इंटू x3, ये वाली पार्ट कैंसिल हो जाएगी, x² माइनस के साथ आएगा, साइन नीचे चेंज हो जाता है तो ये प्लस साइन हो जाएगा, तो -x² आ जाएगा, ठीक है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट -x² हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा -x, और जैसे -x करेंगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और -1 और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनकर के आ जाएगी -1 और -x, ये बनकर के आ जाएगी +x, इसके नीचे आएगी +x, और उसके नीचे माइनस लगा देंगे तो ये टर्म बनकर के आएगी लीडिंग टर्म -6x। -6x से क्रिएट करना है इसको यूज करके, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -6 से, ठीक है। तो ये टर्म आएगी, और ये डेफिनेटली कटना ही है क्योंकि हमें पता है कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, तो यहां से हमें f डैश x जो बन करके आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6/5, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज x - 1, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 नंबर चाहिए जिसका सम -1 हो, प्रोडक्ट 6 हो, तो 1 इज कमिंग आउट टू बी -3 एंड अदर इज 2। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब यहां से क्लियरली देख सकते हैं आप कि कहां कहां पे 0 हो रही है, एक ये 1 पे 0 हो रही है, ये 3 पे 0 हो रही है, और ये -2 पे 0 हो rही है। हम यहां पे एक नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे सारे जीरोस को, तो एक तो आ गई आपकी -2, ठीक है, एक आ गई आपकी 1 और एक आ गई आपकी 3, दिस इज +∞ एंड दिस इज -∞। चलो यहां तक तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 से कोई बड़ा नंबर सोचो और इसमें हमें पुट करना है 3 से कोई बड़ा नंबर, सपोज 4, ठीक है, बस साइन ही चेक करना है, वैल्यू नहीं निकालना है। 4 रखते हैं तो दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये आ रही है आपकी पॉजिटिव, ठीक है। 1 और 3 के बीच में 2, दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। या आप चीज एक और ध्यान देना बच्चों कि अगर सारे लीनियर फैक्टर हो, पावर में अगर 1 हो, ठीक है, या ऑड पावर हो, तो अगर एक साइन आप निकाल लिए उसके बाद आप अल्टरनेट करते जा सकते हैं।
ये चीज ध्यान रखना कि पावर में ऑड पावर हो, ठीक है। और बोर्ड लेवल पे हमें जहां तक लगता है कि ऑड पावर या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 होगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 होगा, तो उसकी टेंशन आप लोग नहीं करना। बट फिर भी फॉर योर सिक्योर मतलब क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए आप इसको इंडिविजुअली चेक कर लेना रख करके वैल्यू। -2 से 1 के बीच में एक जीरो ले लेते हैं, तो जीरो रखेंगे तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इधर -3 ले लेते हैं, तो -3 आप रख के चेक करना, तो -3 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, आप रख करके चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां से देख लो ए की जो आंसर आ रही है दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोले तो एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, तो यहां से x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला पार्ट लिख लेते हैं, दिस इज -2 से लेकर के 1, ठीक है, और यूनियन, ठीक है, 3 से लेकर के इंफिनिटी। और b की बात करते हैं तो दिस इज डिक्रीजिंग, इस केस की होती है एफ डैश एक्स मस्ट बी नेगेटिव, और यहां से जो आपकी x की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, -इंफिनिटी से लेकर के -2, ठीक है, यूनियन -इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से लेकर के 3। तो दिस इज द आंसर फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है। होप ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। लेट अस ट्राई द न्यू क्वेश्चन। या fx इक्वल टू x इंटू ई की पावर x, हमें करना कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों, हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें आंख बंद करके जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछे तो आंख बंद करके डेरिवेटिव निकाल देना है। तो दिस इज एफ डैश एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, x को कांस्टेंट रखते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव इज e की पावर x, e की पावर x को कांस्टेंट रखते हैं, x का डेरिवेटिव इज 1, ठीक है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी e की पावर x को कॉमन ले लो, दिस इज कमिंग आउट टू बी x प्लस 1, ठीक है। तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पता करो ये जीरो कहां हो रहा है, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये कहां जीरो हो रहे हैं, x इक्वल टू -1 पे जीरो होगा। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज -इंफिनिटी, और हम बात कर लेते हैं कहां पे ये जीरो हो रही है, तो ये जीरो हो रही है x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो ये पे फोकस करो, -1 से कोई बड़ी संख्या रखो, जीरो, तो जीरो रखते हैं तो दिस इज पॉजिटिव, e की पावर 0, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, e की पावर x का ग्राफ आपको पता होगा ऐसा होता है, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जैसे जीरो रखते हैं तो दिस इज गिविंग यू पॉजिटिव साइन, एंड -1 से छोटा रखते हैं, सपोज -2, तो e की पावर -2 इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड -2 + 1 इज नेगेटिव। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं इंक्रीजिंग की जो आंसर हो जाएगी ये हो जाएगी x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और डिक्रीजिंग की जो आंसर हो जाएगी ये हो जाएगी x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -1 तक। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। दिस वाज द फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ओ find interval on which function this is increasing and decreasing and also compare which one is greater। अच्छा, थोड़ा सा कोशिश करना कि थोड़ा सा पॉज कर लो वीडियो को और बताने के लिए कि ये और ये दोनों में कौन बड़ा है, ये और ये दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। ये कुछ नहीं होगा, सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट ये पार्ट तो नहीं निकाल सकते हैं नीचे वाला, बट ऊपर वाला पार्ट तो निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। उम्मीद है ऊपर वाला पार्ट तो निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो f यहां पे लेट अस एज्यूम दिस इज इक्वल टू y, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू x टू द पावर 1/x। तो जब भी हमारे पास फंक्शन के पावर में एक फंक्शन आ जाए तो हमारे पास एक ही तरीका होता है उसको डिफरेंशिएट करने का, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस में क्या होता है, हमें दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है। तो लेट अस टेक log on the both side, तो this becomes log y and this becomes log x to the power 1/x, ठीक है। अगली स्टेप में इसको log y ही रहने देते हैं अभी, and this becomes 1/x into log x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/y into dy by dx, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू, ये क्या करते हैं ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो 1/x इज कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस log x इज कांस्टेंट, ठीक है, और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगी आपकी -1/x², ठीक है।
अगर हमने log x यहाँ पे जिक्र कर लिया है या x की पावर x की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में x मस्ट बी पॉजिटिव, x हमेशा पॉजिटिव के लिए ही ये डिफाइन हो सकता है। तो x पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं dy बाई डी की वैल्यू क्या बन करके आ रही है, तो dy बाई डी की जो वैल्यू बन करके आ रही है दिस इज y इंटू 1/x², ठीक है, और माइनस log x, ठीक है, बाई x²। और इसको सुंदर से जाकर के लिखते हैं तो y की जगह पे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/x, ठीक है, और यहां से कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगी 1/x² कॉमन, ठीक है, और यहां पे बच जाएगी 1 माइनस log x, ठीक है। ये बनकर के आ गई हमारी f डैश x, ठीक है। अब यहां से देखो हम बच्चे क्या कर सकते हैं, y डैश की वैल्यू तो हमें यहां तक मिल गई, ठीक है। अब हमें पता ये करना है कि ये वैल्यू कहां पे अनडिफाइंड हो रही है और या कहां पे जीरो हो रही है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए चले हम अपना सबसे पहले ये कभी जीरो हो सकती है क्या? ये कभी जीरो नहीं हो सकती है। ये कब जीरो होती है? ये जीरो पे जीरो होती है, ठीक है। और वैसे भी जीरो के पीछे हमें लेना ही नहीं है, जीरो के पॉजिटिव लेना है। तो जीरो से अगर हम अच्छा जीरो के आगे रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, साइन ही तो देखना होता है ना, बट फिर भी कुछ समय के लिए ले लेते हैं। हमें जो नंबर लाइन बनानी है वो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक बनानी है, क्योंकि हमारी डोमेन में ही है x इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा 1 माइनस log x को पता करते हैं ये कहां पे जीरो होती है, ठीक है। तो दिस इज log x इक्वल टू 1, बेस में e छुपा होता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर 1 और x इक्वल टू e। जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, यहां पे लिख लेना log का बेसिक थ्योरम क्या होता है। अगर आपके पास कहीं पे भी log n टू द बेस a इक्वल टू x लिखा है तो दिस इज योर लॉगरिथमिक फॉर्म। इस लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो n इक्वल टू बेस में रहेगा और नंबर पावर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो नंबर है ये पावर में आ जाएगा। तो सिमिलरली x यहां पे आ गई और बेस और ये पावर में आ गया। तो और ऑब्वियसली बात है कुछ चीजें डिफाइन की जाती है, n मस्ट बी पॉजिटिव, a मस्ट बी पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। अगर इसके छोड़ करके कुछ और हुआ तो दिस log इज नॉट डिफाइंड। तो चलो यहां तक तो हम कर लिए। अब इसके बाद हमारे पास जो दो आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? एक आ रहा है आपका 0 और एक आ रहा है आपका e ही है, ठीक है, e ही है। तो e से कोई बड़ा नंबर रख के चेक करते हैं साइन के लिए। तो e से बड़ा नंबर जो फेवरेबल दे, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर यहाँ पे e² रखते हैं तो 1 माइनस log, ठीक है, e²। तो log e² की वैल्यू क्या होगी? 2 आगे आ जाएगा, log e टू द बेस e इज 1। तो 1 माइनस 2 इज दिस इज गिविंग योर नेगेटिव नंबर, दिस इज गिविंग योर नेगेटिव नंबर एंड दिस इज गिविंग योर पॉजिटिव नंबर। अब वैसे बात है कि नेगेटिव तो एक पॉजिटिव देगा इधर, वैसे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 रख के चेक करते हैं, log 1 x की जगह पे 1 रख के चेक कर लो, 1 रख के चेक कर लो इधर और e² रख के चेक कर लो इधर। 1 रखेंगे तो log 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज पॉजिटिव। इसको तो फोकस करना नहीं है क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड अगर ये x पॉजिटिव है तो ये वाला भी वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपकी बन गई, यानी कि हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ आई है, ठीक है, इंक्रीजिंग, पहला अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, पहला बात करते हैं इंक्रीजिंग के लिए तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के e तक, और अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग के लिए तो x बिलोंग्स टू e से लेकर के इन्फिनिटी तक। सही है। यानी कि अगर इसका थोड़ा सा रफ स्केच बनाने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है। अच्छा पार्ट बी भी देख लेते हैं। पार्ट बी में हमें क्या पूछा है कि 100 का पावर 1/100, ठीक है, और एक क्या है 101 का पावर 1/101, ठीक है, और दूसरा में क्या पूछा है कि पाई का पावर 1/पाई और एक पूछा है ई का पावर 1/e, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ग्राफ अगर ये फंक्शंस की बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ x टू द पावर 1/x। अगर ये फंक्शन मान लेते हैं तो x की जगह पे 100 रखेंगे, x की जगह पे 100 रखेंगे तो ये बन जाएगा।
x की जगह पे 101 रखेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो fx इक्वल टू एक्स का पावर 1/x का थोड़ा सा रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखो इसका रफ स्केच कैसा बनेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि x में बात करते हैं ये 0 से डिफाइंड है, इन्फिनिटी तक डिफाइन है। हम ग्राफ नहीं बता रहे हैं, बस हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ ये इंक्रीजिंग है और कहाँ ये डिक्रीजिंग है। तो बीच में कहीं e आती है, ठीक है। और 0 से e तक क्या है बच्चों कि 0 से e तक इंक्रीजिंग है, यानी जो फंक्शन है 0 से e तक ये फंक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। e पे क्या वैल्यू आएगी फंक्शन की, e का पावर 1/e आएगा, ठीक है। अब जो भी हो, ठीक है, 0 से लेकर के e तक आ रही है, ये फंक्शन बढ़ रही है, ठीक है। और e पे जाके मैक्सिमम हुई है, और e के बाद क्या हो रही है, फंक्शन e के बाद इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब जहां भी जाए वैल्यू हमें पता नहीं है। अब देखो बच्चों ध्यान से बताओ कि अब इस नंबर लाइन पे कुछ नंबर हम मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, y f of x इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू x की पावर 1/x, इसका ग्राफ है ये, ठीक है। तो e ये हो गया। अच्छा, e की वैल्यू क्या होती है, 2.71। पाई की वैल्यू कहां होती है, पाई कहीं यहां पे आएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू, पाई इज 3.14, तो पाई इसके आगे आएगा। 100 कहीं यहां पे आएगा और 101 कहीं यहां पे आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर फंक्शन यहां पे दिया हुआ है fx इक्वल टू, मान लेते हैं y इक्वल टू fx है, और हमें पता है कि e के आगे ये फंक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। y इक्वल टू fx और fx इक्वल टू x की पावर 1/x है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन डिक्रीज हो रही है तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस केस में इफ ठीक है, इफ पाई इज ग्रेटर देन e, यहां से यहां की बात करते हैं हम बच्चों, यहां से यहां तक की बात करते हैं। तो fx के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, अगर fx डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर पाई इज ग्रेटर देन e है, तो f ऑफ पाई मस्ट बी लेस देन f ऑफ e हो जाएगा। और f ऑफ पाई क्या है, f ऑफ x अगर ऐसा है तो f ऑफ पाई क्या बन जाएगा, पाई का पावर 1/पाई मस्ट बी लेस देन e का पावर 1/e। तो यहां से हम क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं 1/e इज ग्रेटर देन पाई का पावर 1/पाई, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाला का बात करते हैं, यहां पे ये देखो 100 और 101 में दोनों में कौन बड़ा है, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं 101 इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। 101 इज ग्रेटर देन 100। और अगर ये 101 बड़ा है, हमें पता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि f ऑफ 101, ठीक है, f ऑफ 101 इज लेस देन f ऑफ 100, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो अगर हमें पता है ना कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, तो f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 हो जाता है। यानी जैसे जैसे x में बढ़ते हैं y की वैल्यू कम हो जाती है, तो वैसे ही लिख सकते हैं। और f ऑफ 101 क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 101 का पावर 1/101 इज लेस देन 100 का पावर 1/100। तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि 100 का पावर 100 इज ग्रेटर, ठीक है। 100 का पावर 100 इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, एंड इस केस में दिस वन इज ग्रेटर। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 5, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगी, बट इसी बहाने आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको कंप्लीट ही करते हैं बच्चों। तो ये अच्छा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आता है बच्चों, एफ डैश एक्स इज नथिंग, दिस इज अ कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें पता कर लो कि 0 से 2 पाई की बात कर रहा है, ठीक है, 0 से 2 पाई की बात कर रहा है। तो दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, ठीक है, और दिस इज 2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, कॉस एफ डैश एक्स की बात करते हैं ना, तो कॉस एफ डैश एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो यहां से हम डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, या नंबर लाइन पे भी बता दो, हम अभी भी बताया ना। सबसे पहले पता करते हैं कि जो भी हमारा इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा x का इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में पता करेंगे कि f डैश x कहां कहां 0 हो रहा है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 2 पाई,
तो ये कहां कहां जीरो हो रही है जरा सोच करके बताओ। एक तो जीरो हो रही है आपकी π/2 पे, और दूसरी जीरो हो रही है 3π/2 पे। तो एक जीरो हो रही है π/2 पे, एक जीरो हो रही है 3π/2 पे। तो सोचो कि 3π/2 से 2π के बीच में कौन से क्वाड्रेंट आ जाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इस क्वाड्रेंट में या कोई वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हो। ये कौन से क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव होती है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें पॉजिटिव होती है। तो हमारी आंसर यहां से निकल करके क्लियरली आ रही है कि इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू इंक्रीजिंग 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है, यूनियन 3π/2 से 3π/2 से 2π, सही है। और अगर डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, x बिलोंग्स टू, ठीक है, π/2 से लेकर के 3π/2 तक। एक चीज यहां पे हम ऑल क्लियर करना चाहेंगे बच्चों, f' का वैल्यू जो cos x आया है, ठीक है, तो cos x का अगर जिन बच्चे को ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया है तो बेशक वो ग्राफ से और क्लियरली पता कर सकते हैं। दिस इज π/2, ठीक है, दिस इज π, दिस इज 3π/2 और दिस इज 2π। तो बेसिकली 2π तक तो सबको ग्राफ का आइडिया होता ही है। दिस इज 1 और -1, cos +1 से -1 तक वेरी करता है। 0 पे 1 होती है, π/2 पे 0 होती है, यहाँ पे ऐसे आती है, यहाँ पे ऐसे जाती है और यहाँ पे ऐसे हो जाती है। तो क्लियरली यहां से आप देख सकते हैं कि cos x जो है कौन से इंटरवल के लिए पॉजिटिव आ रही है और कौन से इंटरवल के लिए नेगेटिव आ रही है। तो वी कैन सी 0 से π/2 तक इसकी वैल्यू y में पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब x एक्सिस से ऊपर, और x और π/2 से 3π/2 के x के लिए जो cos x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो नेगेटिव आ रही है। यानी कि इस रेंज में π/2 से लेकर के 3π/2 तक ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये π/2 है, ठीक है। और फिर 3π/2 से लेकर के 2π तक जो वैल्यू है, दिस इज अगेन कमिंग टू बी पॉजिटिव। तो ये फिर से क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो यहां से आप सेम आंसर आ रही है। तो आपके पास अनेक तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। चाहो तो आप इसको नंबर लाइन पे बना के कर लो, चाहो तो आप इसको ये क्वाड्रेंट बना के कर लो, चाहो तो आप इसको ग्राफ बना के कर लो, जो आपको आसान लगे बेशक आप उस मेथड से फॉलो कर सकते हैं। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वन, ठीक है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारे पास एक तो मेथड ये है, ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका f' निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, f' निकाल लेते हैं। तो f' क्या बन करके आ रही है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, बोलो, दिस इज कमिंग आउट टू बी sin 3x। तो ये आ जाएगी आपकी cos 3x इंटू 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि ये कहां कहां पे जीरो होती है, ठीक है। cos 3x कहां कहां पे जीरो होगी, ऑफ कोर्स x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लेना है। तो देखो हमारे पास क्या क्या आइडिया निकल करके आ रहा है। एक तो आइडिया निकल करके ये आ रहा है कि हमें पता करना है कि ये कहां कहां जीरो होती है। तो cos अगर हमें पता है थीटा इक्वल टू 0 करना होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n + 1 या -1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या होती है, 0 होती है। तो पता करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो रही है। तो हमें पता करना है कि cos 3x इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या आ रही होगी, बोलो, 3x इक्वल टू आ रही होगी 2n + 1 π/2। अब हम यहाँ पे n की अलग अलग, n इज एन इंटीजर, तो n की अलग अलग वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं कि कौन इंटरवल में आ रही है और कौन इंटरवल से बाहर आ रही है। तो n इक्वल टू अगर 1 रख के चेक करते हैं, सपोज n इक्वल टू 1 रख के चेक करते हैं, तो ये आ जाएगी 3x इक्वल टू n इक्वल टू पहले 0 रख के चेक करते हैं, तो ये आ जाएगी 0 और ये 1 इंटू π/2, दिस इज π/2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी π/6। n इक्वल टू जरा 1 रख के चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, तो ये बन जाएगी आपकी 3x और ये बन जाएगी क्या, 2 + 1 3, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 π/2, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू बन करके आ जाएगी π/2, ठीक है। यहां तक भी चलो ये मतलब कि क्लोज्ड नहीं है, बट यहां तक फिर भी सही है। आगे n इक्वल टू 2 का वैल्यू रख के जरा चेक करते हैं, तो ये n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5, तो 3x इक्वल टू 5 π/2 आ जाएगी और x इज कमिंग आउट टू बी 5 π/6।
और 5π/6 की बात करते हैं बच्चों, तो 5π/6 आई थिंक दिस इज π/6 इज 30 डिग्री और 30 डिग्री इंटू 5 दिस इज 150 डिग्री। 150 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ये हमारे इस डोमेन से बाहर चली जा रही है। अगर n की वैल्यू और आगे रखते जाएंगे तो और बड़ी एंगल आती जाएगी। ऑफ कोर्स ये f' यहां पे भी 0 होगी, बट हमारी जो डोमेन की बात कर रहे हैं उस डोमेन के लिए ये फिजिबल नहीं है अभी। तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम दो टर्म मिलकर के आए π/2, ये भी तो बाउंड्री कंडीशन है तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो एक ही जो बन करके आया है जहां पे 0 हो रही है, x इक्वल टू कहां पे π/6 पे, x इक्वल टू π/6 पे ये 0 हो रही है। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, कहां से कहां तक, 0 पे, यहां पे π/2 पे। अच्छा नेगेटिव भी रख के चेक कर लेते हैं। सपोज यहां पे -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो दिस कम्स -π/2, तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव यहां पे दिया नहीं है तो नेगेटिव पे चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप रख लो π/6, दिस इज 30 डिग्री। तो आपको साइन ही तो निकालना है ना, क्या निकालना है, साइन ही निकालना है। तो इधर एक एंगल ले लो, दिस इज 30 डिग्री, तो इधर आप ले लो एक 60 डिग्री या π/3, और इधर आप ले लो π/6, 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री से कम 15 डिग्री ले लो, ठीक है, इधर ले लो 15 डिग्री। x की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि f' की वैल्यू क्या बन के आ रही है, ठीक है। x इक्वल टू π/6, अगर 60 डिग्री रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर x की जगह पे 60 डिग्री पुट करते हैं तो ये क्या बनते हुए नजर आ रहा है, cos 60 इंटू 3, cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री क्या होता है, cos 180 डिग्री इज -1, तो ये तो डायरेक्ट नेगेटिव बन के आ रहा है। 15 डिग्री रखते हैं तो 15 इंटू 3, 15 3 जा 45, तो 45 बन के आ रहा है। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, 1/√2 इज पॉजिटिव, तो यहां पे हम मार्क कर देंगे पॉजिटिव। तो क्लियरली हमें दिख गया कि इंक्रीजिंग के लिए जो हमारी आंसर हो जाएगी फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, f' मस्ट बी पॉजिटिव। और f' पॉजिटिव कहां से कहां तक हो रही है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/6 तक। या दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग के लिए f' दिस मस्ट बी नेगेटिव, और यहां x कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, π/6 से लेकर के π/2 तक। ये तो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो एक और होता है, थोड़ा सा एकदम बेसिक सा मेथड, ठीक है, थोड़ा सा जो एकदम मतलब कि बेसिक से जाना चाहते हैं, ठीक है, आसान भाषा में बोले तो गधों वाली मेथड बोल सकते हैं उसको, ठीक है, बट उससे बच्चे को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी भी रहता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो हमें क्या है ना कि जैसे पिछली क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर लिए, ये मेथड से भी आसानी से समझ में आया, इससे भी समझ में आया, इससे भी समझ में आया। तो अगर हम ऐसा इसको समझ सकते हैं और इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो क्यों ना हम sin 3x को भी उसी तरीके के क्वेश्चंस बना ले। तो हम यहाँ पे कैसे बना रहे हैं उसको ध्यान से देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है fx इक्वल टू sin 3x, हम इसको ऐसे बना ले क्या, fx इक्वल टू जो दिया है आपका sin 3x और x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के π/2 तक है। तो हम एक काम करते हैं, 3x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो अब बताओ हमारी जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, साइन बोलो थीटा। और देखो x 0 से π/2 तक है तो तुम खुद बताओ कि 3x कहां से कहां तक वेरी करेगा। अगर 0 से जैसे कि यहां पे x है, यहां पे π/2 है, यहां पे 0 है, तो इसको 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 0 इंटू 3 0, 3x, और ये बन जाएगी 3 π/2। तो ये कुछ बन करके आ गया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, दिस इज 0 से लेकर के 3 π/2 तक आ गया। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 3 π/2। अब हमारी क्वेश्चन से बिल्कुल ही अलग हो गई, दिस बिकम्स f ऑफ थीटा और साइन थीटा, और थीटा कहां से कहां तक वेरी करिए, 0 से 3 π/2। और हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, थीटा साइन थीटा 0 से 2 पाई तक निकाल चुके हैं, ये तो 3 π/2 तक ही पूछा है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है बच्चों, हम इसको पहले डेरिवेटिव कर देंगे f डैश थीटा, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, दिस बिकम्स योर cos थीटा,
और ऑब्वियस सी बात है थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर के 3π/2 तक वेरी कर रही है। तो यहां तक हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों कि ग्राफ ही बना लेते हैं ना, पिछला ग्राफ से देख करके बता दो, या फिर से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। बताओ cos थीटा कहां कहां 0 हो रही है, ग्राफ बना लेते हैं। तो एक होता है π/2 और एक होता है पाई और एक होता है आपका 3π/2। तो यहां पे ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन एफ थीटा कहां से कहां तक इंक्रीजिंग कर रही है, थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, इंक्रीजिंग का आंसर लिख रहे हैं बच्चों। हम किसका आंसर लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग का। तो एफ थीटा जहां पॉजिटिव है वहां इंक्रीज करेगी। तो पॉजिटिव कहां है, 0 से लेकर के π/2 तक, देख लो। तो अगर थीटा 0 से π/2 है तो फाइनल आंसर हमें किस में देना है, एक्स में देना है। तो क्या थीटा को एक्स से कंपेयर कर सकते हो, कैन वी राइट थीटा इक्वल टू, थीटा क्या है 3x है, तो कैन वी राइट 3x आल्सो बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2 तक। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, दिस वेरी 0 से लेकर के π/6 तक। यानी कि हर एक टर्म में, आगे पीछे के टर्म में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो तुम्हारा फाइनल आंसर बन करके ये आ गया। एक बार मैच कर लेना, ये आंसर पुराने वाले मैच से आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज फॉर इंक्रीजिंग, यस दिस इज मैच्ड। अच्छा, सिमिलरली अगर हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं यहां पे, ठीक है, डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो देखो डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश थीटा मस्ट बी नेगेटिव। और ये नेगेटिव कहां से कहां तक हो रही है, तो थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जा रही है बच्चों, π/2 से लेकर के 3π/2 तक। तो ये अगर थीटा है तो हम बोल सकते हैं कि 3x आल्सो बिलोंग्स टू π/2 से लेकर के 3π/2 तक। x की बात करते हैं तो सब में 3 से डिवाइड कर दो, और सब में 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू π/6 से लेकर के π/2 तक। और ये देख लो, दिस इज द फॉर द डिक्रीजिंग। क्या ये जो पहले सॉल्व किए थे उससे ये मैच किया या नहीं किया, यस दिस मैच, सो दिस इज आल्सो ट्रू। तो दिस इज फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, दिस इज फॉर डिक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर इंक्रीजिंग। और यहां पे भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चंस को भी देखें हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर लिए। तो यही एक फायदा होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको जितने ज्यादा नॉलेज होंगे, जितने ज्यादा कंसेप्ट्स होंगे, उतने आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उतने बेहतर होगा आपको समझने में। और कैलकुलस इज ऑल अबाउट द ग्राफ, जितना अच्छा से आपको ग्राफ आता है उतने आसानी से आप कैलकुलस को, बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कुछ ये है, फाइंड इंटरवल ऑन विच फंक्शन दिस इज, देख लेते हैं यार क्या है, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहला जो काम है उसको कर लेते हैं, ठीक है। हमारा काम है डेरिवेटिव करना। log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x, और फाइनली हमारे पास जो f डैश x निकल करके आ रही है, दिस इज -tan थीटा। और यहाँ पे थीटा 0 से π/2 दिया है, ठीक है। तो tan थीटा की ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको यहां से प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज 0, दिस इज π/2। इस रेंज में कौन सी क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड कैन यू से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये f डैश x के लिए, ठीक है, ये tan थीटा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, आगे एक माइनस साइन लगा है, तो f डैश x को क्या बना देगा, फॉर नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। यानी कि जो हमें डोमेन दी हुई है, जहां पे हमें पता करना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उस डोमेन में f डैश x हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इंक्रीजिंग तो कभी करेगा ही नहीं इस डोमेन में, और fx इज डिक्रीजिंग ऑन r, नॉट r, इनफैक्ट x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे ही पूछ सकता है, प्रूव दैट fx इक्वल टू log cos x इज डिक्रीजिंग फॉर 0 से π/2, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। तो कैसे सोल्व करोगे, पहले डेरिवेटिव निकालना, फिर यहां पे तुम लिखना कि सिंस
tan थीटा इज tan थीटा इज पॉजिटिव फ्रॉम 0 से π/2, देयरफॉर माइनस, यहां पे -1 है ना, देयरफॉर -1 इनटू पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। सो f डैश x इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x फ्रॉम 0 से π/2, देयरफॉर f डैश x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू π/2। ये डोमेन को मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर ये ना दे करके π/2 से लेकर के पाई दे दी होती तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग बन जाती। तो इसलिए जो बच्चे रटने वाले हैं कि याद कर लेंगे, तो इस चीज को भूल लेना रटने को, ठीक है, क्योंकि सेम फंक्शन को डोमेन अलग अलग चेंज कर देंगे तो ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन जाएगा और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से 2 पाई के बीच में कि ये फंक्शंस क्या हो रही है, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर से वही कहानी, हमें तो कुछ आता नहीं है। जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की क्वेश्चंस देखेंगे, एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड दिस इज माइनस साइन एक्स। अब हमें पता करना है कि ये जीरो कहां कहां पे हो रही है। तो cos x और sin x जीरो कहां पे हो सकती है, जहां पे cos x और sin x इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और अपोजिट साइन के साथ है। इक्वल मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट माइनस के साथ है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड तो 45 डिग्री के मल्टीपल में भी आएंगे, और साइन के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कर्व, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो 0 से 2 पाई के बीच में थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, थोड़ा सा सोच लेते हैं, सोचने में क्या जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो 1/√2 माइनस 1/√2 0। तो एक तो x इक्वल टू आ गया π/4 या π/4। दूसरा इसका मल्टीपल 90 के, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ बना ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये 0, ठीक है, दिस इज π/4। एक यहां पे पता कर लेते हैं, दिस इज π/2, ठीक है। π/2 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस 45, दिस इज 135। तो 135 में मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, एक ये यहां पे साइन आएगी पॉजिटिव और कॉस आएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, ठीक है, सॉरी नेगेटिव माइनस नेगेटिव, जीरो तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा। यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉस भी आएगी नेगेटिव, साइन भी आएगी नेगेटिव, यानी कि यहां हो जाएगा पाई प्लस π/4, दिस इज कमिंग आउट टू बी 5π/4। तो एक तो वैल्यू आपकी 5π/4 आ गई और एक π/4 आ गई। यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे कॉस आएगी पॉजिटिव, साइन आएगी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये जीरो नहीं बन सकता है। दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 आ जाएगा। तो आ गया, तो फिर तो बच्चे यहीं से कोशिश कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू अगर निकल करके आ गया तो बच्चे यहीं पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। दिस इज 2 पाई, दिस इज 0, और ये हो गया आपकी π/4 और ये हो गई आपकी 5π/4, ठीक है। तो देख लो 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में कोई एंगल लिख लो ना, ज्यादा आसान रहता है। दिस इज द 45 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज ये क्वाड्रेंट में 90, 180 और 45 225 डिग्री, दिस इज अप्रोक्सीमेट 225 डिग्री। तो इसमें कोई नंबर सोच लो, सपोज 270 डिग्री। तो 270 डिग्री की बात करते हैं, तो कॉस इज 0, 270 पे कॉस 0 और साइन आता है -1, तो -1 प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस, ठीक है। बस साइन ही पता करना है, तो साइन 270 इज -1, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, टेक एज ए 90 डिग्री, सबसे आसान वैल्यू। तो cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, तो -1, दिस इज नेगेटिव। और इधर ले लो 30 डिग्री, आसान वैल्यू है, तो 30 cos 30 इज √3/2 और sin 30 इज 1/2, तो √3/2 माइनस 1/2, दिस गिव्स यू पॉजिटिव टर्म, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यस वी कैन से कि इंक्रीजिंग की जो बात है ये कहां से कहां तक हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/4 तक, ठीक है। और भी कहीं आ रही है क्या, यूनियन 5π/4 से लेकर के 2 पाई तक, ठीक है। और अच्छा,
और डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं, तो x बिलोंग्स टू ये आ रही है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक, दिस इज 5 पाई बाई 4 तक। चलो ठीक है, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, देखो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर ये जब सॉल्व ही करना था हमें cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो 0 इक्वल टू tan x कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, सॉरी tan x इक्वल टू 1, ये cos को इधर भेज देंगे ना, माइनस नहीं कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगी tan x इक्वल टू 1 या cot x इक्वल टू 1। तो tan x इक्वल टू 1 कहाँ पे पॉसिबल है? tan x इक्वल टू 1 एक तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं पाई बाई 4 पे, और एक आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस होती है tan और या cot, एक यहाँ पे प्लस होती है, तो क्लियरली दिख गया ये, तो फिर यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, और मार्क करने के बाद फिर ये f डैश x में वैल्यू निकाल करके आप पुट कर लो, आ जाएगी आंसर। एक और तरीका है कि अगर जिन बच्चे को ग्राफ पता है तो ऑफ कोर्स वो ग्राफ से जा सकते हैं। ग्राफ से कैसे जा सकते हैं उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। सपोज दिस इज योर 0, दिस इज योर पाई बाई 2, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज योर 2 पाई, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाते हैं हम कॉस का, ठीक है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो कॉस यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे नीचे आती है, यहां पे जाकर के ऐसे होती है, ठीक है। और एक ग्राफ बनाते हैं हम साइन का, तो साइन का ग्राफ 0 पे स्टार्ट होता है और ये ऊपर जाती है और यहाँ पे फिर 0 बनती है, फिर यहाँ पे काटती है और फिर यहाँ पे जाकर 0 बन जाती है। तो अब हमें करना क्या है बच्चों कि देख लो, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो हो गई आपकी पाई बाई 4 और दूसरा जो इंटरसेक्ट करती है दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। तो हमें क्या चाहिए? एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या चाहिए? पॉजिटिव होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए कॉस एक्स को बड़ा होना पड़ेगा साइन एक्स से। देख लो, अगर ये पॉजिटिव चाहिए तो कॉस एक्स को बड़ा होना पड़ेगा साइन एक्स से। कॉस एक्स किसका ग्राफ है? कॉस एक्स रेड वाले का ग्राफ है, यहां पे लिख देते हैं कॉस एक्स जो है दिस रेड वन इज द कॉस एक्स का ग्राफ है, और जो ग्रीन वाला है दिस ग्राफ इज फॉर द साइन एक्स, और ग्रीन वाला ग्राफ हो गया आपका साइन एक्स का। तो देख लो कि किस इंटरवल में cos x ऊपर है। जिस इंटरवल में cos x ऊपर होगा उसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो पहले इंक्रीजिंग का मार्क करते हैं, यहां पे देखो cos x की ज्यादा वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद से cos x नीचे गया, sin x ऊपर गया, फिर उसके बाद से 3 यहां पे cos x रेड वाला, फिर क्या होगा? ये मत देखना बच्चा कि ये सर नेगेटिव है, नेगेटिव से मतलब नहीं है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है cos का तो साइन का उससे और ज्यादा नेगेटिव है। बस हमें ये देखना है कि रेड और ग्रीन में ऊपर कौन है। तो दिस ग्रीन इज अबव द, दिस रेड इज अबव द ग्रीन, सो ये cos x इज ग्रेटर। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो येलो वाला है, तो इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो येलो वाला से मार्क कर दो, ठीक है, जहां जहां येलो है। तो दिस इज 0 से पाई बाई 4, इंक्रीजिंग की देख रहे हो, 0 से पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4 से लेकर के ये 5 पाई बाई 4 से लेकर के 2 पाई तक। और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, अगर हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा बच्चों? एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ, यानी कि cos x लेस देन sin x, यानी कि sin x जब जब बड़ा होगा तब तब फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो sin x देखो कहां बड़ा हो रहा है? तो sin x यानी कि ग्रीन वाला कहां बड़ा हो रहा है? तो ग्रीन वाला इसमें बड़ा हो रहा है, 5 बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक, ठीक है। और कहीं बड़ा नहीं, और कहीं बड़ा ही नहीं है। और इधर आएंगे तो फिर अच्छा और आगे आएगा, बट यहां तक तो फिलहाल यही है। तो एक तरीका ये भी है आपको इस क्वेश्चंस को डील करने का। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी काफी आसान था, मतलब कि आसान क्या, कंसेप्चुअल था, और ये क्वेश्चंस आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई विद द न्यू क्वेश्चंस। 0 से 2 पाई के बीच में है ये भी क्वेश्चंस। तो फिर हमें ये जो भी क्वेश्चंस दिखे आप लोग पॉज करें, इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करें। एटलीस्ट आप लोग डेरिवेटिव निकालने की तो कोशिश करो ही करो, और उसके बाद से फिर कंसेप्ट्स पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेटिव की बात करते हैं। दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक है,
और क्या आएगा, इसमें लगाना पड़ेगा हमें फिर से वही रूल, कोसेंट रूल, 2 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर की बात करते हैं तो 2 प्लस कॉस एक्स को रख देंगे कांस्टेंट, ठीक है। और ऊपर में क्या आ जाएगी, 4 साइन एक्स इज नथिंग बट 4 कॉस एक्स माइनस 2 और x cos x का डेरिवेटिव, ठीक है। ध्यान से देखो x cos x का डेरिवेटिव कैसे कर रहे हैं। एक काम करते हैं, x cos x को हम रफ में कर लेते हैं, ठीक है। x cos x का डेरिवेटिव अगर रफ में करते हैं तो क्या आता है, x को कांस्टेंट और ये आ जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। और फिर cos x को कांस्टेंट रखते हैं तो आ जाएगा 1, तो यानी कि आ रही है cos x माइनस x साइन x आ रही है, तो ये आ रही है माइनस, ठीक है, माइनस cos x माइनस x साइन x, ठीक है, ये बन करके आ गई। और फिर आगे बढ़ते हैं माइनस, ठीक है, ये तो एक पार्ट हुआ, माइनस ये वाला कांस्टेंट रहेगा, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या रहेगा, ओ माय गॉड, कौन चल रहा है, बंद करो अभी। तो ये माइनस में आ जाएगा, ये तो मिटा दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी, तो इसको रखना पड़ेगा कांस्टेंट, दिस इज 4, नीचे लिख देते हैं बच्चों, नीचे लिख देते हैं माइनस 4 साइन एक्स, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये काफी लेंदी जा रहा है तो इसको हम पूरे को एक साथ डिफरेंशिएट करते हैं बड़े वाले स्केल पे, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, इसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या बन के आ रहा है, नीचे तो आ जाएगी 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में 2 प्लस कॉस एक्स विल रिमेन एज ए कांस्टेंट, ठीक है। और ऊपर की बात करते हैं तो इसको देखो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, दिस इज 4 साइन एक्स, दिस इज 4 कॉस एक्स, ठीक है। और माइनस 2 और ये बन करके आ जाएगी, अभी भी सॉल्व किए थे, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस। अब देखो, अब हम क्या करना पड़ेगा, इसको तो कांस्टेंट रखेंगे, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और इसको नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 प्लस कॉस एक्स, 2 इज 0 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो क्या इस माइनस से इसको प्लस कर दें, यस वी कैन डू, तो इसको प्लस कर दिए हम। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, बहुत ही खतरनाक इक्वेशन बन करके आ रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये बन गई आपकी 2 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 कॉस एक्स, और ये बन जाएगी आपकी माइनस 2 और ये बन जाएगी प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। और प्लस इधर भी चेक कर लेते हैं क्या क्या बन रहा है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगी 4 साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगी माइनस 2 एक्स साइन एक्स, ठीक है। और क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और नीचे वाले पे अभी फोकस नहीं करते, नीचे वाले को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है तो उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 2 इंटू 3 6 कॉस एक्स, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। फिर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर cos x इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 cos x, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस गिव्स यू प्लस x साइन x इंटू कॉस एक्स। तो इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, जो जो कटने वाला होता है उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो x साइन x प्लस में है और ये माइनस में है, ये खत्म हो जाएंगे। 2x साइन x प्लस में है, माइनस 2x साइन x माइनस में है, ये खत्म हो जाएंगे। और क्या बच रहा है, 6 cos x और माइनस 2 cos x, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 cos x, ठीक है।
और प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, -4 है यहाँ पे, और ये हो गया आपका प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। उससे फायदा क्या हुआ बच्चों? उससे फायदा हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू बन जाएगी 3। जैसे 3 को कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी, तो ये बन जाएगी 3। तो ये कुछ ऐसे बन करके आ रही है 4 cos x -4 प्लस 3, दिस इज कमिंग आउट टू बी -1, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी -1, और ऐसा बन गया, और फिर साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? यस, वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे फायदा क्या हुआ कि ये -1 ये +1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारे पास बच करके आ रहा है, cos x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगी 4, ठीक है, और यहां से बचेगी cos x, ठीक है, और नीचे में जो था उसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, दिस इज 2 प्लस cos x। बस 2 मिनट और रुक जाओ, और वो लेके आओ कीबोर्ड और माउस, ये रोकना पड़ेगा ना। तो फाइनली बच्चों जो हमारे पास f डैश x क्रिएट होकर के आई है, आप यहां से देख सकते हैं f डैश x जो बन करके आई है, दिस इज 4 माइनस cos x, ठीक है, इनटू cos x, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो अब ये f डैश x पे अगर हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए फोकस करते हैं, तो देखते हैं कि ये कहां कहां पे जीरो हो रही है या कहां कहां पे अनडिफाइंड हो रही है। जहां जहां पे जीरो होगी या अनडिफाइंड होगी वो तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगी। उसी के आसपास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें चेक करना पड़ेगा, या साइन अपना प्लस ले रही है या माइनस ले रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये एफ एक्स कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग है। और इंटरवल हमें कहां से कहां तक चेक करना है बच्चों? इंटरवल हमें चेक करना है 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। तो अगर हम 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कहां पे जीरो हो रही है। ये वैल्यू को ध्यान से देखें तो दिस इज 2 प्लस cos x, दिस कैन नेवर बी जीरो बिकॉज cos x वेरी फ्रॉम -1 टू +1, तो ये तो जीरो कभी नहीं हो सकती है। 4 माइनस cos x ये भी कभी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि cos x की औकात ही -1 से +1 तक है, तो ये कभी 4 हो ही नहीं सकती है, तो इस वैल्यूज को छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं cos x। तो cos x बताओ कि कहां कहां जीरो होती है, पहले ये पता करते हैं। तो cos x जीरो होती है एक हमारे π/2 पे और एक होती है 3π/2 पे। और जब ये हम पता कर लिए कि cos x जब ये दो जगह पे जीरो होती है π/2 3π/2, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि cos x कहां पॉजिटिव होती है और कहां नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज 4 में से -1 से 1 कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, और ये नीचे में स्क्वायर है तो दिस विल बी ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। तो cos x पे ही फोकस करना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, 3π/2 से 2 पाई इज फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और π/2 से 3π/2 ये सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट को कवर करता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो फाइनली यहां से, या आसान भाषा में आप ये भी कर सकते हैं कि बस cos x ही डिफाइनिंग जो कंडीशन है, तो cos x का यहां पे आप फिर से ग्राफ बना लो, ठीक है। cos x का जैसे ग्राफ बनाओगे, cos x का जैसे ग्राफ बनाओगे 0 से 2 पाई तक, आपको क्लियरली पता चल जाएगा दिस इज π/2 and this is 3π/2, तो and this is 2 पाई। तो क्लियरली दिख रहा है कि 0 से π/2 इज पॉजिटिव एंड 3π/2 से 2 पाई इज पॉजिटिव। तो इस रेंज में इंक्रीजिंग होगा और जहां नेगेटिव दिख रहा है वहां डिक्रीजिंग होगा। तो क्लियर फाइनली यहां पे बच्चों हम आंसर लिख रहे हैं। तो इंक्रीजिंग का जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 से लेकर के π/2, ठीक है, यूनियन 3π/2 से लेकर के 2 पाई। और जो डिक्रीजिंग का आंसर आ रहा होगा x बिलोंग्स टू, ये आ रही होगी π/2 से लेकर के 3π/2 तक। तो ये भी दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप होगी, आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हमें थोड़ा बहुत आती है चीजें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करना और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। फिर से मिलते हैं हम तब तक अगली लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप अपना ख्याल रखा कर क्लास में
ये सब टॉपिक्स आई थिंक कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस 2 क्वेश्चंस और इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और घर पे बैठ करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।